पिछले लेक्चर में हमने वोकीरिया का स्ट्रक्चर संरचना देखी थी कि कैसे ये साइफोनेशियस सिनोसिटिक संरचना का होता है। आज हम अभी लेंगे कि किस प्रकार से इसकी जनन प्रक्रिया होती है। तो जनन प्रक्रिया इसमें तीनों प्रकार की पाई जाती है, यानी कि कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही इसका सरल तरीका है। इसमें कोई भी यदि इसकी जो तंतु है वो टूटता है तो वो दूसरा पूरा तंतु बना लेता है। और इसमें कई बार जो टूटते हैं, जो इसके टुकड़े या फ्रैगमेंट जिन्हें हम कहते हैं, उनमें चारों तरफ एक थिक वॉल या मोटी परत हो जाती है, डेवलप हो जाती है। और ये फिर जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उनको भी झेल लेता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसकी जो ये सेल वॉल है, जो थिक सेल वॉल है, मोटी परत जो जम जाती है सेल वॉल की, तो वो ख़त्म हो जाती है और नया तंतु जो है वो विकसित होने लगता है। अब दूसरे प्रकार का जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है: ज़ूस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स और एकाइनेस। ज़ूस्पोर्स जैसे जिसको कहते हैं हम चल बीजाणु। तो चल बीजाणु जो है वो सबसे कॉमन मेथड है और ज़्यादातर जो इसमें जनन प्रक्रिया है वो इसी के द्वारा होती है। जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि एल्गी या जो भी लोअर प्लांट्स हैं, इनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन की प्रक्रिया रहती है, अनुकूल परिस्थितियाँ जब तक रहती हैं। पर जहाँ एक प्रतिकूल परिस्थिति एकदम आ जाती है तो उसमें फिर अलैंगिक जनन रहता है। यानी कि या तो कोई जो जीवन चक्र का अंत जब होता है, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पानी की कमी या गर्मी का आगमन या सर्दी का आगमन, जो भी उसके लिए प्रतिकूल है उस एल्गी के लिए, वो जब स्थितियाँ आती हैं तब इसमें लैंगिक जनन होता है। क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा इसमें एक ऊस्पोर बनता है जो कि बहुत ही मोटी परत का एक जाइगोट है। और ये क्योंकि मोटी परत का होता है, इसमें बहुत थिक कैप्सूल पाई जाती है, तो ये कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति को झेल लेता है। और जैसे ही जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये इसकी जो सेल वॉल है, मोटी परत है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इसमें से नए डिवीज़न शुरू होने लगते हैं, नया पौधा बन जाता है। तो अब हम लेते हैं, चलिए, ज़ूस्पोर या जल बीजाणु जल बीजाणु किस प्रकार इसमें बनते हैं। तो चल बीजाणु का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होता है, ये हम ये चित्र में देखते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी। देखिए, ये जैसे इसकी एरियल एक ब्रांच है, उसमें जहाँ भी जनन प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पे एक सेप्टा बन जाता है। जैसे कि इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये सेप्टा बन गया है ना। अब ये इस प्रकार से ये जो ऊपर के ये फ्रैगमेंट ये नीचे वाले से अलग हो गया। अब इसमें जितना भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस हैं, सब इसमें ही रहते हैं और ये एक तरह से फूड मटेरियल को और एक्यूमुलेट कर लेता है, संचित कर लेता है। और फिर इसमें बाहर की तरफ ये जो कोशिकाएं हैं
जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लैजिला बना लेती हैं। अब ये फ्लैजिला जो है वो दो प्रकार के हैं इसमें, टेंसल टाइप और विप्लैश टाइप। तो एक ही प्रकार के फ्लैजिला इसमें नहीं पाए जाते, दो प्रकार के फ्लैजिला, दो ही होते हैं एक सेल में जिनसे निकलते हैं। तो इस प्रकार का ये संरचना हो जाती है। इसको क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, तो इसको हम सिनजूस्पोर का नाम देते हैं। सिनजूस्पोर यानी कि बहुकशाभिक चल बीजाणु, इसको संचल बीजाणु भी कहा जाता है। तो ये, और जैसा जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इससे अपने जो आवरण है इससे निकल के बाहर निकल आता है, और फिर ये जिस भी स्टोन या चट्टान पे अटैच्ड होता है तो वहाँ पे ये नीचे की तरफ राइजॉइड या हेप्टेरॉन बनाता है, और ऊपर इसके फिलामेंट्स जो है वो विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार की इसके जो जनन है सामान्यतः सिनजूस्पोर द्वारा ये होता है। तो अब जैसे इसमें मैंने बताया कि दो प्रकार के फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं, टेंसल और विप्लैश दोनों प्रकार। अब लेते हैं हम दूसरा प्रकार जो अलैंगिक जनन का प्रकार है, वो है एप्लैनोस्पोर्स। अब एप्लैनोस्पोर्स क्या हैं? ज़्यादातर कुछ स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, हर एक में नहीं पाए जाते, जैसे कि वोकेरिया जेमिनेटा, वोकेरिया अनसिनेटा। और इसमें क्या होता है कि ये जो तंतु हैं उनमें बहुत सारे पार्टीशन या फ्रेगमेंट्स से बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना। या तो इस प्रकार के बन जाते हैं, और या फिर सिर्फ जैसे ये जूस्पोर बना उसी प्रकार से एप्लैनोस्पोर भी बनता है, पर फ़र्क क्या है, इसमें फ्लैजिला नहीं होते। ए प्लानो का मतलब है डिवॉइड ऑफ डिवॉइड ऑफ फ्लैजिला। तो जो फ्लैजिला नहीं होते जिसमें, उसको एप्लैनो कहते हैं। और जू का मतलब है चलना, है ना। तो चल बीजाणु मतलब उसमें फ्लैजिला होते हैं। तो फ्लैजिला या कशाभिक जो हैं वो जब होते हैं तब तो उनको हम जूस्पोर्स कहते हैं, और जब नहीं होते तब उसको हम एप्लैनो। तो यही एक फ़र्क है दोनों में। तो इसका भी जो प्रक्रिया है उत्पन्न होने की, वो भी ऐसी है जैसे सिनजूस्पोर की है, कि ऊपर का जो तना है, इसके ब्रांच है, उसमें एक सेप्टम डेवलप हो जाता है, और फिर जो ऊपर का जितना भी साइटोप्लाज्म है वो सब एक ही एक स्पोरेंजिया बनाता है, जिसको हम एप्लैनोस्पोर कहते हैं। और ये एप्लैनोस्पोर जो है वो बाहर निकल के नया फिलामेंट विकसित कर लेता है। तो ये तो दो प्रकार जो हैं एप्लैनोस्पोर से और जूस्पोर से, ये अनुकूल परिस्थिति में होते हैं। पर यदि अचानक से कोई भी प्रतिकूल अवस्था आ जाती है, या तापमान बढ़ जाता है, या पानी की कमी हो जाती है, तो इसमें फिर एकाइनीट फॉर्मेशन होता है। अब एकाइनीट या निश्चेष बीजाणु ये क्या होते हैं? ये एक तरह से पूरा जो फिलामेंट है वो टुकड़ों में बट जाता है साइटोप्लाज्म के, और हर एक टुकड़े में चारों तरफ एक मोटी परत या मोटी जो सेल वॉल है वो बन जाती है। अब ये जो मोटी जो भित्ति है वो बन के ये
पूरे जो फिलामेंट हैं उनमें ये बन जाता है। तो इस स्टेज को हम गोंगरोसिरा स्टेज भी कहते हैं। गोंगरोसिरा स्टेज किसे कहते हैं? जब प्रतिकूल परिस्थिति में सारे जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो टुकड़े में विभाजित होकर और उन टुकड़ों के चारों तरफ मोटी आवरण या मोटी भित्ति बन जाती है, तो वो हर एक जो है एक स्पोर कहलाता है। उसको हम हिप्नोस्पोर या एकाइनीट कहते हैं। और ये पूरी अवस्था जो इस प्रकार की दिखाई देती है उसको गोंगरोसिरा स्टेज कहा जाता है, अवस्था कहा जाता है। और जैसे ही अब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये इसकी बाहरी जो भित्ति है वो जो है वो लुप्त हो जाती है और अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो सक्रिय होकर नया फिलामेंट बना लेता है। तो ये इसकी जो है वो अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। अब हम इसकी लैंगिक जनन प्रक्रिया नेक्स्ट इसमें